नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। मित्रों, आज हम आपको आरआरबी एनटीपीसी यानी कि रेलवे द्वारा पूछे गए जो इतिहास के यानी कि हिस्ट्री के पीवाईक्यू हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें मैं कुछ आपको वीडियो के पीवाईक्यू इतिहास के चर्चा करूँगा। इसके पहले भी मैं आपको 100 पीवाईक्यू करवा चुका, तो आप देख सकते हैं पहले वाली वीडियो में। इसको शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन आपका डिटेल में तो रहेंगे ही। इसके साथ ही अगर आप पॉलिटी की क्लास लेना चाहते हैं या अगर पॉलिटी के आप पीवाईक्यू तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट या फिर चैनल विजिट करके देख सकते हैं। जियोग्राफी, उसमें से दोनों जियोग्राफी, चाहे इंडियन जियोग्राफी हो या फिर वर्ल्ड जियोग्राफी हो। इसके साथ ही हमारी इकोनॉमिक्स की ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ पीवाईक्यू। ठीक है, तो रेलवे के पीवाईक्यू में सारी चीज़ें आपको करवा चुका हूँ। अब हमारा हिस्ट्री होगा। हिस्ट्री के भी मैं आपको 100 क्वेश्चन एक वीडियो में करवा चुका हूँ, तो आपने नहीं देखा तो उसको आप देख लीजिए। थंबनेल के माध्यम से आप ये पता लगा पाएंगे कौन सा पीवाईक्यू है। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा वासियों को सभ्यता वर्तमान से तांबा प्राप्त हुआ था। तो हड़प्पा वासी थे, इनको तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो राजस्थान से प्राप्त हुआ था। दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को एक चीज़ और याद रखना है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनको जो है लोहा की जानकारी नहीं थी। ठीक है, अगला है, सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थान पर ईंटों से बनी संरचना की पहचान जहाज़ों को खड़ा करने और माल संभालने के लिए बने गोदीबाड़ों के रूप में की गई है? तो किस स्थान पर किया गया है? तो ये लोथल में किया गया है। आपसे सीधा पूछा ये पूछा जा रहा है कि बंदरगाह कहाँ से मिले? तो बंदरगाह लोथल से मिले। लोथल कहाँ है? लोथल हमारा है गुजरात राज्य में। तो गुजरात का है, समुद्र के किनारे है। ठीक है, अगला है, किस हड़प्पा स्थल का एक पक्का बाथरूम मिला है? तो हड़प्पा स्थल पर एक पक्का बाथरूम मिला है। कहाँ मिला है? ये मोहनजोदड़ो में मिला है। कहाँ? मोहनजोदड़ो में मिला है पक्का बाथरूम। आप चित्र में देखिए, यह है पक्का बाथरूम। ठीक है, यहाँ पर क्या नहाने के लिए पानी स्टोर किया जाता था। अगला है, मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो अगर नाम पूछे इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो के खंडरों को यूनेस्को ने 1980 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए थे। बहुत पूछा जाता है, तो कब 1980 में शामिल किया गया था? अगला है, सिंधु घाटी के नगरों और शहरों की प्रमुख स्थापत्य विशेषता क्या थी? तो इनकी प्रमुख स्थापत्य विशेषता क्या थी? तो इनकी जो प्रमुख स्थापत्य विशेषता थी किला। क्या? किला। तो एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, हड़प्पा का बंदरगाह ये जैसे डाक यार्ड कहाँ स्थित है? तो डाक यार्ड जिसे बंदरगाह कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? तो ये लोथल में स्थित है। मैंने अभी आपको बताया, और लोथल यहाँ गुजरात में पड़ता है। अगला है, हड़प्पा में अनाज भंडार में ईंटों के प्लेटफॉर्म की पंक्तियाँ थीं जिनका उपयोग अनाज को थ्रेश करने के लिए किया जाता था। तो कैसी अनाज की क्या थी? भंडार की ईंटों की पंक्तियाँ थी। कैसी थी? तिरछी थी, गोलाकार थी, आयताकार थी या फिर वृत्ताकार थी? तो कैसी थी? तो ये वृत्ताकार थी। कैसी थी? वृत्ताकार थी। तो 4 यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, किस नदी के अब सूखे मार्ग के किनारे प्राचीन हड़प्पा शहर बसाया गया है? तो कौन से नदी का जल स्तर सूख गया है, जिसके नीचे क्या है, जिसके बगल से के किनारे हड़प्पा शहर को बसाया गया है? तो किस नदी के? तो ये है रावी नदी। कौन सी है? रावी नदी। तो रावी नदी दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा। कौन सा? दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, शहर खादिरवेट, जिसे वेट भी कहा जाता है, में कच्छ के रण में स्थित है जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी मिलती है। तो किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है धौलावीरा की। किसकी? धौलावीरा की बात कर रहा है। दूसरा इसका हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे प्रारंभिक लेखन शैली का क्या नाम है? तो सबसे जो प्रारंभिक लेखन शैली का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, सिंधु लिपि। क्या? दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप कुछ इसमें उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, अगला है, भारत में लोहे की उत्पत्ति के बारे में कितने प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए गए हैं? तो कितने? तो 2 प्रमुख सिद्धांत जो स्थापित किए गए हैं। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक पहला शासक था जिसने अपने शिलालेखों के माध्यम से धम्म और विचार के अभ्यास के बारे में अपने विषयों को संदेश देने का प्रयास किया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? इसका सही उत्तर होगा अशोक। तो अशोक ऐसा पहला शासक था मौर्य वंश का जिसने अपने शिलालेखों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का शिलालेख पशु बलि के निषेध की घोषणा करता है? तो पशु बलि के निषेध की घोषणा करता है शिलालेख इसका एक। क्या? प्रमुख शिलालेख एक इसका
इसकी घोषणा ये कि निषेध करता है। पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। देखिए, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो आपको पता हो कलिंग युद्ध हुआ था 261, इसी के आसपास हुआ था। इसके बाद अशोक ने क्या किया था, अपने जो बौद्ध धर्म अपना लिया था और जितने भी युद्ध है मार काटे से संन्यास ले लिया था। अशोक ने 7 प्रमुख स्तंभ शिलालेखों का निर्माण करा। अब 7 कौन कौन से? तो प्रथम है दिल्ली का टोपरा, दूसरा मेरठ, कौशाम्बी, रामपुरवा, चंपारण और महरौली। इसमें 7 जो है अशोक जो प्रलेख यानी कि स्तंभ शिलालेख पाए जाते हैं। अगला है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को निम्नलिखित में से किस देश में धम्म प्रसार के लिए भेजा, यानी कि धम्म प्रसार के लिए भेजा था, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए प्रचार के लिए भेजा था। तो उनके पुत्र का नाम था, अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र था और उनकी पुत्री का नाम संघमित्रा था। तो कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। किधर? श्रीलंका भेजा था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पाटलिपुत्र की लड़ाई में पराजित हुआ था? तो कौन सा शासक था? कौन सा शासक था जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसे हराया था? तो ये घनानंद था और घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ये आपको पता होगा। अब देखिए कुछ विस्तार से चीज़ों को पढ़ते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर के जो सेनापति थे, किसके सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर? तो सिकंदर के सेनापति थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराकर काबुल, कंधार, हेरात और मकरान जैसे 4 प्रांत अपने अधिकार में ले लिए थे। इस युद्ध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच संधि हो गई और इसी संधि के तहत सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का हाथ चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया और ये पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का जो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। ये भी आप लोग विशेष रूप से याद रखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको इस पेज में क्या बताया, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। ठीक है, इसमें ये बताया मैंने कि सिकंदर का सेनापति था जो किससे लड़ने आया था? चंद्रगुप्त मौर्य से। तो सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो चंद्रगुप्त मौर्य रहता है, सेल्यूकस निकेटर को हरा देता है। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच क्या हो जाती है? दोस्ती हो जाती है और दोनों दोस्ती हो जाती है। तो सेल्यूकस निकेटर की एक बेटी थी, उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना, और हेलेना का विवाह वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है और ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में मौर्य राजाओं में से देवनप्रिय प्रियदर्शी दूसरा नाम किसका था? यानी कि देवनप्रिय भी था और प्रियदर्शी किसका नाम था? अशोक का दूसरा नाम था, याद रखिएगा। और अशोक ने कब से कब तक राज्य किया? तो 269 से 332 तक, 232 तक। अगला है, भब्रू बैराट शिलालेख जो मुख्य रूप से अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तन को दर्शाते हैं में पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो जो इसकी बात करें तो राजस्थान में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। एक सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस यूनानी राजा ने यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को के दरबार में जो एक आया था, कौन? एक राजदूत आया था, उसका नाम था मेगास्थनीज। ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, तो किसने भेजा था ये आपसे पूछ रहा है। तो किसने भेजा था? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 30 सेल्यूकस प्रथम निकेटर, इसने भेजा था। ठीक है, और इसने एक महत्वपूर्ण पुस्तिका लिखी है, उस पुस्तक का आप लोग नाम बताएंगे। किसने कौन सी महत्वपूर्ण मेगास्थनीज महत्वपूर्ण कौन सी पुस्तक लिखी है? अगला है, मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक के अनुयायी थे। जो मौर्य साम्राज्य के शासक थे किसके अनुयायी थे? किस धर्म के अनुयायी थे? ये आपको थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किसके? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जब उन्होंने युद्ध किया कलिंग का युद्ध, इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी क्या थी ये आपको बताना। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो पाटलिपुत्र थी। क्या? पाटलिपुत्र थी, याद रखिएगा। अगला है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक आप सभी को पता होगा कौन थे। मौर्य वंश राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा दिया था और नंद वंश यहाँ से समाप्त हो गया था और फिर मौर्य वंश की स्थापना हो गई थी। अगला है, देखिए मैं भाई आपको डिटेल बताता हूँ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उन्होंने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उस समय नंद वंश का राजा कौन था? घनानंद था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को 2 बेटे थे। 2 बेटे थे, कौन कौन से? एक था केशनाग और बिंदुसार, 2 बेटे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो बिंदुसार है ये गद्दी पर था, क्योंकि केशनाग जो इनकी मृत्यु है ये बचपन में ही हो जाती है, शिशु अवस्था में ही हो जाती है। ठीक है,
बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के दूसरे सम्राट थे। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के दूसरे सम्राट कौन थे? बिंदुसार थे। बिंदुसार के बाद अशोक हुए। तो इनकी पीढ़ी समझिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हुए चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इन्होंने मौर्य धर्म की स्थापना की, यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद आते हैं बिंदुसार। ठीक है, यहाँ पे हो गए बिंदुसार। इनके नीचे आते हैं अशोक। ठीक है, इस प्रकार इनका क्या था, फैमिली थी। अगला है, प्राचीन भारत में तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाहों को के नाम से जाना जाता है। साधारण उन्हें उझावर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ सही उत्तर एक, यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दूत सेल्यूकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? तो कौन सा? तो मेगास्थनीज था, मैंने आपको बताया। इसने पुस्तक कौन सी लिखी थी? इसने इंडिका पुस्तक लिखी थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा कि यह एक बड़ा और खूबसूरत शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 इमारतें और द्वार हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कितने द्वार हैं? 570 इमारतें हैं और मुख्य रूप से कितने द्वार हैं? तो इसमें कुल 64 द्वार हैं। कितने? 64। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही उत्तर होगा, 64 द्वार है। अगला है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले पहले राजवंश का नाम क्या था? इसके पहले राजवंश का नाम क्या था? मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले। तो पहले राजवंश का क्या नाम था? तो हर्यक वंश पहले राजवंश का नाम था। तो याद रखिए कौन सा? हर्यक वंश। तो 4 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। मैं आपको डिटेल बता दूं, अगर आप ट्रिक से पढ़ना चाह रहे हैं तो हसीन मनसूका का साथ ऐसे आ सकते हैं। तो सबसे पहले हर्यक वंश आया, फिर सुसुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया, फिर मौर्य आया, फिर शुंग वंश आया, फिर कर्ण वंश आया और फिर सातवाहन वंश आया। ये कुल इस प्रकार हुई है। अगला है, ऋग्वैदिक संहिता में कितने मंडल थे? ऋग्वैदिक संहिता में कुल कितने मंडल थे? तो इसमें जो है कुल 10 मंडल थे। कितने? 10। तो आप लोग याद रखिएगा 4, यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग वर्ष पहले हुई थी। जिसकी रचना लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? तो ये 3500 वर्ष पहले हुई थी। याद रखिएगा। तीसरा अगला है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजा के संरक्षण में हुई थी? तो किस राजा के संरक्षण में हुई थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना? ये आपको बताएं। तो 27 का ऑप्शन नंबर 2 धर्मपाल के राजा धर्मपाल के समय यानी कि संरक्षण में हुई थी। अगला है, निम्नलिखित में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो विक्रम विश्वविद्यालय जो विश्वविद्यालय थे इसके संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे, क्योंकि उन्हीं के संरक्षण में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस वंश की वंशावली बिजोलिया शिलालेख में मिली है? तो किस वंश की वंशावली मिली है? चहमान वंश की वंशावली मिली है। ठीक है। अगला है, पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो पाल साम्राज्य के संस्थापक गोपाल थे। कौन? गोपाल थे। याद रखिएगा। एक यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। देखिए अगला है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में चालीसा समूह का क्या था? तो चालीसा एक बहुत बड़ा नाम है चालीसा। तो चालीसा था इल्तुतमिश जब राजा बना, गद्दी पर आया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश का राजा था। कौन? इल्तुतमिश। ये जब आया तो इसने 40 अमीर लोगों का एक क्या ग्रुप बना दिया। उनको ये पावर दे दी कि कोई भी काम होगा, कुछ भी होगा तो आप लोगों से सलाह ली जाएगी। ठीक है, तो जब इल्तुतमिश तक था, ठीक है, तो 40 लोग क्या थे? ये 40 जो सरदार थे, तुरुक थे, ये क्या किया गया? इन्हीं को चालीसा कहा गया था। ठीक है, क्या कहा गया इनको? इनको बाद में चालीसा कहा गया था। ठीक है, ये चालीसा आप जान गए। तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो संदर्भ में क्या कौन सा समूह क्या है? तो चालीसा का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। वो अधिकतर इल्तुतमिश के शक्तिशाली तुर्की गुलाम थे जिन्होंने सुल्तान रजिया की हत्या के बाद सत्ता संभाली थी। तो एक यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, इसी को देखिए, इसी को चहलगामी कहा गया है। ठीक है, तो चालीसा को ही चहलगामी कहा गया। तुर्क के चालीसा यानी कि चहलगामी कहा गया है। तो चहलगामी की शुरुआत ममलूक वंश के तीसरे शासक इल्तुतमिश ने की। तो ममलूक वंश या गुलाम वंश कह दीजिए यहाँ पे, तो किसने किया था? तीसरे शासक थे, उसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद शक्ति का संतुलन बदल गया और सुल्तान इन अमीरों की कठपुतली बन गया। जब इल्तुतमिश खत्म हो गया, इसके बाद इसकी बेटी आई रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक शासक किया। ठीक है, लेकिन पहले रजिया सुल्तान को लोग शासक नहीं बनने दे रहे थे। क्यों? कौन? ये अमीर सुल्तान तो 40 लोग, ये 40 लोगों का जो ग्रुप था, ये रजिया सुल्तान को शासक नहीं बनने दे रहे थे। रजिया सुल्तान ने क्या किया? जनता के पास गई, मस्जिद में गई और जनता से उनकी गुहार लगाई
कि मेरे जो पिता थे इल्तुतमिश मुझे ही बना गए थे और ये मुझे बनने नहीं दे रहे हैं। तो क्या क्या जनता ने विद्रोह किया, इससे रजिया सुल्तान बनी थी। तो क्या हुआ, जो ये 40 दल थे ये अधिकतर क्या हो गए, शक्तिशाली हो गए और जो भी कहते उसको सुल्तान को करना पड़ता था। जो अगर आपसे पूछा जाए कि चहलगामी को किसने नष्ट किया, तो बलवन ने इसको नष्ट किया था। ठीक है, ये इतना चीज़ें आपको यहाँ बताई गई हैं। ठीक है, अगला है, बलवन ने निम्नलिखित में से किस परंपरा से सिजदा और पैबोस की परंपरा का पालन किया। तो सिजदा पर फारसी से किया। ठीक है, फारसी। अब सिजदा और पैबोस क्या, सिजदा का मतलब होता है राजा के सामने नतमस्तक होना और पैबोस का मतलब होता है उसके पैरों को चूमना। जब लोगों ने इसका विरोध किया कि भाई आप खुदा नहीं हो, आप भगवान नहीं हो, हम आपके पैरों को क्यों चूमे, तो उसको ने मरवाना शुरू कर दिया और कहा कि कोई भगवान नहीं है, मैं ही यहाँ का भगवान हूँ। तो सिजदा और पैबोस की प्रथा जो है किसने, फारसी भाषा किसने, फारसी रूप से किसने, बलवन ने किया था। ठीक है, और बलवन ने नवरोज त्यौहार भी शुरू किया था। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने खुद को जिल ए इलाही के रूप में शैलीबद्ध किया या अपने आप को अलंकृत किया, अपने आप का नाम दिया। तो इसका सही उत्तर बलवन है। क्या, बलवन है, इसका याद रखिएगा। 4, बड़ा क्रूर शासक था, याद रखिएगा। अगला है, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था ममलूक वंश, जिसे गुलाम वंश भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तो उनके कुछ दास थे, एक दास का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब उनकी मृत्यु हो गई उसकी, तो ठीक है, तो वही दास यहाँ पर आके गुलाम वंश की स्थापना किया था, याद रखे। गुलाम वंश को ही ममलूक वंश भी कहा जाता है। तो एक यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, देखिए, ये देखिए, अभी आपको डिटेल में बताता हूँ। तो ममलूक वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 ईसा पूर्व में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद स्थापित किया गया था। इस वंश को गुलाम वंश के रूप में जाना जाता था क्योंकि इसके कई शासक पूर्व में गुलाम रह चुके थे। ठीक है, ममलूक वंश ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया और दिल्ली सल्तनत के बाद में राजवंशों की नींव डाली। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने बाजार को नियंत्रित करने के लिए बरीद यानी जिसे कहा जाए खुफिया अधिकारी और मुनिहान गुप्तचर जैसे अधिकारियों को नियुक्ति की थी। तो किसने किया था, तो ये किया था ऑप्शन नंबर दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कुषाण राजा कुषाण वंश का संस्थापक है। तो कौन सा कुषाण राजा जो कुषाण वंश का संस्थापक था, तो ये था कुजुल कॉफी शेष। कौन था, कुजुल कॉफी शेष। तो ये आप लोग 1-4 यहाँ से याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहली राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो किस सुल्तान ने किया था दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित, तो किसने किया था, ये ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ खास बातें, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने साल 1327 में राजधानी का स्थानांतरण किया। कब किया था, 1327 में। दौलताबाद को पहले देवनगरी के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास है। ठीक है, और अगला पॉइंट है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक को विचारों का आदमी भी कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया। ये यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है, तुगलक वंश के शासनकाल में भारत पर किसने आक्रमण किया था। तो भारत ने तैमूर ने आक्रमण किया था भारत पे। ठीक है, अब देखिए डिटेल पढ़ते हैं। तैमूर ने 1358 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम सुल्तान नासिर उद दीन महमूद शाह तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। अगला है, निम्नलिखित में से दिल्ली के निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। तो किस शहर की स्थापना जो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, तो तुगलकाबाद की स्थापना किया था, याद रखिएगा। अगला है, दीवार खोई मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया था, किसका सैन्य विभाग था। तो किसका सैन्य विभाग था, तो ये शायद कृषि का सैन्य विभाग था। किसका, कृषि का सैन्य विभाग था, एग्रीकल्चर। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, देखिए कह रहा है, मुगल काल के दौरान लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में सही कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो हमारा यहाँ सही उत्तर होगा। सही क्रम की बात करें तो सबसे पहले देखिए हुआ था पानीपत का युद्ध। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हुआ था पानीपत का युद्ध। तो सबसे पहले बी आएगा।
1526 में सबसे पहले बी आया, ठीक है। और बी हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में है। इसके बाद हुआ था खानवा का युद्ध, ठीक है। 26 में हुआ था पानी युद्ध 1526, 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध, फिर आया था घाघरा, फिर आया था चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार ये क्या हो, क्रम से होंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो कंधार, कौन सा? कंधार, याद रखिएगा। अगला है, किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य ने अपनी सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमाएं हासिल की थी? तो किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। ये भी बहुत पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। अगला है, निजाम उल मुल्क ने 1724 में किस राज्य की स्थापना की थी? तो किस राज्य की स्थापना किया था? तो किस राज्य की? ये हैदराबाद की स्थापना किया था। ये भी आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल सम्राट अकबर के बारे में सही है? तो कौन सा है? देखिए, पहला क्या कह रहा है, उन्होंने हिंदू राजा हेमू के खिलाफ पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा और जीता। नहीं, तीसरा युद्ध नहीं लड़ा था, दूसरा युद्ध लड़ा था। तो ये कथन बिल्कुल सरासर गलत है। दूसरा करा, इन्होंने दीन इलाही एक नामा धर्म स्थापित किया। ये बिल्कुल सही बात है, दूसरा यहाँ से सही है। तीसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है। अगला है, उस मुगल सम्राट की पहचान कीजिए जिसे अपने पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के युद्ध के बाद शेष जीवन आगरा में कैद करना पड़ा था। तो कौन सा इसका सही उत्तर होगा? 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, शाहजहां। क्या? शाहजहां इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, 1528 में चंदेरी में बाबर द्वारा निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो चंदेरी में 1528 बाबर द्वारा किसको पराजित किया था? तो मेदिनी राय को पराजित किया था। तो 4 यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, जब अकबर ने मनसबदारी प्रणाली शुरू की तो मनसबदार का सबसे निचला पत्ता तो 10। क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला है, शेर खान ने चौसा और कन्नौज के युद्धों में हुमायूं को पराजित किया और उसे भागने के लिए मजबूर कर दिया। तो ईरान भागने के लिए उसको मजबूर कर दिया। कहाँ भाग गया था? तो आप हुमायूं जो है अपनी जान बचा के कहाँ भाग गया था? ईरान भाग गया था। अब देखिए, पढ़ते हैं चौसा का युद्ध। तो सबसे पहले आप समझिए कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो है 26 जून 1539 को चौसा की लड़ाई शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुई थी, ठीक है। तो इस युद्ध में 8000 से ज़्यादा मुगल सैनिक मारे गए थे। ये आपके लिए जरूरी नहीं है, जरूरी मात्र आपके लिए ये कि चौसा का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था। तो चौसा का युद्ध 26 जून और 1539 को शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था, ठीक है। पहला युद्ध, इसमें पूरी तरह से हुमायूं को भागा नहीं था। इसके बाद आता है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध फिर हुआ था 17 मई 1540 में। इस बार क्या किया था? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भगा दिया था और हुमायूं अपनी जान बचाकर कर्मनाशा नदी नामक नदी में कूद गया था। और वहाँ पे एक निजाम चिश्ती नामक एक नाविक ने हुमायूं की जान बचाई थी। इस प्रकार वह ईरान भाग गया था। इसके बाद वो 1555 में दोबारा आता है अपने यहाँ और क्या करता है? पुनः अपना राज्य प्राप्त करता है। अगला है, मारवाड़ के राठौर राजपूतों के उत्तराधिकार और आंतरिक राजनीति में किस मुगल शासक के हस्तक्षेप के कारण विद्रोह हुआ था? तो किसके? तो ये औरंगजेब के कारण हुआ था। तो एक यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। महाबलीपुरम मंदिर निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में बनवाया गया था? जो महाबलीपुरम मंदिर है किस राजवंश के शासनकाल में बनवाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा पल्लव। क्या? पल्लव राजवंश के शासनकाल में जो है महाबलीपुरम मंदिर ये राजवंश के द्वारा में बनवाया गया था। अगला है, 1191 में लड़े गए तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तो मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? कौन से युद्ध में? 1991 में जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, याद रखिएगा। अब देखिए, इनके बीच कुल 3 युद्ध हुए थे। तराइन के बीच जो है तराइन में कुल 3 युद्ध हुए थे। कौन कौन से 3 युद्ध हुए थे? प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध तथा सेकंड युद्ध, तृतीय युद्ध, ठीक है। तो जो प्रथम युद्ध था 1991 में हुआ था, द्वितीय युद्ध 1992 में हुआ था और तृतीय युद्ध जो है किस में हुआ था? 1216 में हुआ था, ठीक है। देखिए, जो तराइन का प्रथम युद्ध है 1991 में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था और मोहम्मद गौरी भाग गया था। इसके बाद सेकंड आया तराइन के युद्ध, इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया और मार डाला, ठीक है। तो इसमें क्या किया? मोहम्मद गौरी ने क्या किया? पृथ्वीराज को हराया
और पृथ्वीराज को मार डाला। ठीक है, तो ये युद्ध कौन जीता? पृथ्वी। इस बार कौन जीत गया? मोहम्मद गौरी जीत गया। ठीक है, तराइन का जो तृतीय युद्ध था जनवरी 1216 में हुआ था। इस युद्ध में दिल्ली सल्तनत के ममलूक राजा इल्तुतमिश यानी गुलाम वंश के जो राजा था इल्तुतमिश ने पूर्व गौरी सेनापति ताजुद्दीन यल्दीज को हराया और उसे बंदी बना लिया था। तो कुल 3 युद्ध हुए थे, याद रखिएगा। अगला है पाल वंश था। तो पाल वंश क्या था ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्या? ऑप्शन नंबर दूसरा। एक वंश जो पूर्वी भारत में प्रकट हुआ था, जो जिनका विस्तार कहाँ? पूर्वी भारत साइड हुआ था, उसी वही पाल वंश था। अगला है निम्नलिखित में से किस वंश के संस्थापक दंती वर्मन या दंती दुर्ग थे? दंती वर्मन कह दीजिए, दंती दुर्ग एक ही नाम है। तो किस वंश के संस्थापक थे? तो ये थे राष्ट्रकूट के संस्थापक थे। किसके? राष्ट्रकूट के संस्थापक थे, याद रखिएगा। ठीक है, और राष्ट्रकूट का विस्तार किधर था? तो राष्ट्रकूट का विस्तार जो है भारत के दक्षिण साइड में था। दक्षिण साइड में देखिए, दंती दुर्ग ने चालुक्य साम्राज्य को हराकर राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की। तो किसको साम्राज्य को हराकर? चालुक्य साम्राज्य को हराकर राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? तो दंती दुर्ग के द्वारा की गई। दंती दुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश के शासक बने। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। राष्ट्रकूट वंश ने 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत पर शासन किया। तो कहाँ? ये दक्षिण भारत साइड थे। ठीक है, राष्ट्रकूट जो वंश की राजधानी क्या थी? कर्नाटक के गुलबर्गा में थी, ये भी याद रखिएगा। अगला है 12वीं शताब्दी में कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? देखिए, कल्हड़ द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई थी, उसका नाम था राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी में क्या? कश्मीर का इतिहास बताता। किसका? कश्मीर का इतिहास बताता। और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। किसके? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। बाद में इसका अनुमान विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार से किया गया, जैसे कि अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे देखिए, पहला बिंदु है राजतरंगिणी का अर्थ है राजाओं की नदी। ये पूछा गया था कि इसका अर्थ क्या होता है? कल्हड़ द्वारा ऐसे पूछा गया था, कल्हड़ द्वारा लिखित राजतरंगिणी जो कि कश्मीर का इतिहास बताती है। राजतरंगी शब्द से क्या तात्पर्य है? तो राजाओं की नदी कहा जाता है, याद रखिएगा। यह कश्मीर के राजाओं में एक ऐतिहासिक और पौराणिक क्या है? वृत्तांत है। तो ये कश्मीर का इतिहास बताती है। यह कश्मीर के बारे में प्रारंभिक जानकारी देती है। इसमें 7,826 श्लोक हैं, जिसमें 8 पुस्तकों में बांटा गया है। कश्मीर जो है कल्हड़ थे, कश्मीर के राजा हर्ष राजकवि थे। तो जो कश्मीर के हर्ष थे, हर्ष के राजकवि थे, वहाँ के राजा थे। ठीक है, और अगर बात की जाए जॉन उल आबिदीन ने राजतरंगिणी का जो फारसी में अनुवाद किया था। अगला है 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के शासनकाल में एक छोटा सा शहर गजनवी के विशाल साम्राज्य की स्थान राजधानी बन गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन अफगानिस्तान। एक यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और मुगलों के नेतृत्व में के बीच लड़ा गया था। तो शेरशाह सूरी और मुगल जो कौन था? हुमायूं के बीच लड़ा गया था कन्नौज का युद्ध। ठीक है, और फिर इसी में जो है निम्नलिखित बिंदु भी शामिल है। जैसे यह युद्ध 17 मई 1540 को उत्तर प्रदेश के कन्नौज में हुआ था। ठीक है, तो जो ये युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। हुमायूं कौन था? मुगल शासक। ठीक है, तो ये किसके बीच हुआ? तो ये युद्ध 17 मई, डेट याद रखिएगा, 17 मई 1540 को उत्तर प्रदेश में कन्नौज है, जहाँ का इत्र फेमस है, वहाँ हुआ था। ठीक है, इस युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। तो शेरशाह सूरी ने हराया था। इस युद्ध के बाद हुमायूं को ईरान भागना पड़ा था। तो अपना देश छोड़ के ईरान भागना पड़ा था हुमायूं को। इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने उत्तरी भारत में सूर साम्राज्य की स्थापना की थी। देखिए, यहाँ से भारत, ठीक है, तो भारत मुगल का भारतों में क्या था? शासन था। इसके पास ही यहीं से अफगानिस्तान के रास्ते ये कहाँ इसको भागना पड़ा? ईरान भागना पड़ा था। ठीक है, शेरशाह किसको? हुमायूं को शेरशाह सूरी ने खदेड़ दिया था। चूंकि वो फिर आया था 1555 में, फिर उसने क्या की? लड़ाई लड़ी और वो जीत गया था। अगला है निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन को हराने के बाद दक्षिणेश्वर यानी कि दक्षिण का स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो किसने धारण की थी? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा आपका, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा, पुलकेशिन द्वितीय ने धारण की थी। अब देखिए अगला है, देखिए चालुक्य वंश के
राजा पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराने के बाद दक्षिणेपादेश्वर यानी कि दक्षिण के स्वामी की उपाधि धारण की थी। पुलकेशन द्वितीय ने 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था। अगला है, तुलुव वंश के निम्नलिखित राजाओं में से किसने यमन राज स्थापनाचार्य की स्थापना जो है इस उपाधि धारण की थी? तो किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कृष्णदेव राय। तो तीसरा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को दिल्ली और अमृतसर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कहा जाता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितनी कहा जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहा जाता है, याद रखिएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फेलूदा पुस्तक के लेखक है? तो कौन इस पुस्तक के लेखक है? कंप्लीट एडवेंचर ऑफ द फेलूदा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक सत्यजीत रे है। क्या है? सत्यजीत रे है। अगला है, अपने धन की निकासी सिद्धांत के निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से निष्कासित कर रहा है? जो ब्रिटेन ने भारत को पूरी तरह से, तो ये सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने, गोल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक में से संकलित है? जो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है उसका पुस्तक से संबंधित है? तो आनंद मठ। ठीक है, जैसे कि कौन सा हो गया? वंदे मातरम। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा वे IMN एथिक्स किसकी है? तो किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भगत सिंह की है। भगत सिंह, एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला, एक पिता से उसकी पुत्री को पत्र निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उपन्यास रेत समाधि का लेखक है? तो रेत समाधि का उपलेखक कौन सा उपन्यास है? तो गीतांजलि श्री। कौन सा? गीतांजलि श्री। 2 यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, आंदोलन शुरू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी। तो कहाँ से की गई थी भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि? तो बंबई से की गई थी, याद रखिएगा। यहाँ से हमारा एक सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। तो कब किया था? तो ये इन्होंने किया था 1925 में। कब? 1925 में। और 1924 में किसने किया था? 1924 में गांधी जी ने किया था। बहुत पूछा जाता है क्योंकि गांधी जी ने केवल मात्र एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बेलगाम कर्नाटक, 1924 की अध्यक्षता की थी। 1925 की स्थापना किसने किया था नेतृत्व? तो सरोजिनी नायडू ने किया था। अगला, ATM जैक्सन की हत्या में शामिल होने के कारण किसे फांसी की सजा दी गई थी? तो किसे फांसी की सजा दी गई थी? तो ये कृष्ण जी गोपाल कर्वे को जो है फांसी की सजा दे दी गई थी। अगला है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 1907 में जर्मनी में भारत का झंडा किसने फहराया था? तो जर्मनी में भारत का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो ये भीकाजी कामा के द्वारा फहराया गया था, याद रखिएगा। 4। अगला है, भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर पद को बंगाल जनरल के पदोन्नत करने के बाद पहला गवर्नर जनरल बना था? तो कौन ऐसा हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वारेन हेस्टिंग। कौन सा? वारेन हेस्टिंग, दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया था? तो किस अधिनियम के तहत जो है कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की ब्रिटिश राजधानी घोषित किया गया था? तो ये मार्ले मिंटो अधिनियम 1919, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना में सोहन सिंह भकना, कांसीराम हरनाम सिंह, टुंडीलाट और लाला हरदयाल और अन्य द्वारा की गई थी। तो कब की गई थी गदर पार्टी की स्थापना? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। कब? 1913 में की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से जुड़ा था? तो अनुशीलन समिति से कौन सा क्रांतिकारी जुड़ा था? तो ऑप्शन नंबर 2, जितेंद्र मोहन से गुप्ता जुड़े थे। दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, 1902 में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत को उसके लाभ से के लिए नहीं बल्कि उसके विजेताओं के लाभ के लिए शासित किया जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, एनी बेसेंट, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एनी बेसेंट ही भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को बिना मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दिया था? तो कौन सा था? ये रॉलेट अधिनियम था।
इसी को ही काला कानून कहा गया था। अगला है 1905 में बनारस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से स्वदेशी आंदोलन को किसकी अध्यक्षता में अपनाया था? तो सीधा सीधा पूछ रहा 1905 में जो है बनारस का जो कांग्रेस अधिवेशन था किसने किया था? ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अगला है जलियांवाला हत्याकांड के खिलाफ विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो विरोध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 79 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 रॉलेट एक्ट हुआ था। क्या? रॉलेट एक्ट हुआ था। अगला है औपनिवेशिक सरकार द्वारा में विद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये कब पारित किया गया था? तो ये 1907 में पारित किया गया था। 4 यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला है साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। अगर पूछा जाए साइमन कमीशन कब बन के तैयार हुआ था? 1927 में। इसी में जो गो कमीशन के नारे लगे थे। अगला है ब्रिटिश भारत से पहले निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता थी? तो कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता थी? तो 82 का सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। क्या? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। अगला है 1919 में महात्मा गांधी द्वारा विरोध किया गया कौन सा अधिनियम भारतीय लोगों की नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला था? तो कौन सा था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 83 का सही उत्तर रॉलेट एक्ट। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो असहयोग आंदोलन से जिसका कोई संबंध इस चारों विकल्पों में से नहीं। तो एक लाहौर में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर, इसका संबंध असहयोग आंदोलन से नहीं है। अगला है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 72 अनुयायियों के साथ से दांडी मार्च यात्रा शुरू किया। तो कहाँ से शुरू किया था ये आपको बताना। ये साबरमती आश्रम से शुरू किया था। ये सभी आपको पता होगा। अगला है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? तो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर जो 1931 में किए गए थे। आप कुछ देख रहे होंगे चीजें को है, इन प्रश्नों को जो मैं डिटेल से भी नहीं करवा रहा हूँ। इसका कारण मात्र यही है कि इन प्रश्नों को जो मैंने 160 प्लस वाली जो हमारी क्वेश्चन वाला एक वीडियो है उसमें बहुत ही डिटेल से मैंने करवा दिया। उसमें 1 घंटे का वीडियो, आप उसको देख सकते हैं। यही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उस साल भी। ठीक है। तो PYQ इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको आपको नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है। डिटेल से नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले करवा चुका हूँ। ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च यात्रा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो साबरमती से शुरू किए गए थे आपको पता है, लेकिन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1930 में शुरू किया गया था। कब? 1930 में। ठीक है। देखिए 1930 में शुरू किया गया था। 1931 में क्या हुआ था? मैंने आपको बताया 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है। ये आपको सब याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से औपचारिक रूप से मांग की थी। तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किया था। 4 यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो किस स्थान पर किया था? तो उस स्थान का नाम है लाहौर। याद रखिएगा लाहौर इस समय कहाँ है? वर्तमान के पाकिस्तान में है। और कब किया था? तो 1929 में लाहौर में। ठीक है। अगला है 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और VK दत्त ने में बम फेंका था। इस घटना को उद्देश्य जैसा कि उनके पर्चे में बताया गया था मारना नहीं था, बल्कि वधीरों यानी कि जो सुन नहीं सकते, ठीक है, सुनने के लिए बनाना था। तो कहाँ इन्होंने फेंका था बम? कहाँ फेंका था? ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय विधानसभा में उन्होंने, जहाँ खाली बेंच पड़ी थी, जहाँ कहाँ जहाँ खाली बेंच पड़ी थी उन्होंने यहाँ पर क्या फेंका था? बम फेंका था। वे अपनी जो है चीज़ों को क्या कर दिखा रहे थे कि हमें न्याय चाहिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन रहमुल्लाई मस्जिद सभा में संबंध नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सैयद अहमद खान। तो तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ? तो 1897 में शुरू हुआ था। ठीक है। इस 1857 की महाक्रांति के बारे में नाम में से जान लेते। कहाँ से शुरू हुआ था? ये मेरठ UP से शुरू हुआ था। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष में मार्लो मिंटो सुधारों के नाम पर शाही विधानसभा चुनाव में अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की शुरुआत की गई थी? तो कहाँ की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा भारतीय परिषद अधिनियम 1919। ठीक है। 1909। अगला है
1829 में जारी हुए प्रसिद्ध विनिमय, जिसमें सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया और दलितों और दंडनीय बनाया, भारत के किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था? तो सीधा सीधा पूछ रहा है कि सती प्रथा का जो अंत है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो विलियम बेंटिंग के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। अगला है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों के लिए निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से स्वर्ग से प्राप्त सेवा माना जाता था? तो भारतीयों के लिए स्वर्ग से भारतीय सिविल सेवा, जिससे ICS, तो 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समझौता 1932 के सांप्रदायिक निर्णय के बाद हुआ था? तो 1932 के सांप्रदायिक निर्णय के बाद हुआ था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 गांधी अम्बेडकर समझौता, एक यहां से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, 1930 में शुरू हुआ कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए अहिंसक आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरक करने के लिए और उन्हें एकजुट करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था? तो कौन सा था? तो एक था नमक सत्याग्रह। कौन सा? नमक सत्याग्रह। अगला है, 1916 में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध ब्रिटिश समाज सुधारक का नाम क्या है? तो प्रसिद्ध जो है ब्रिटिश समाज सुधारक का नाम क्या था? एनी बेसेंट था। क्या? एनी बेसेंट था। 2 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 भगत सिंह। क्या? भगत सिंह इसका सही उत्तर होगा। अगला है, 1820 में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में शिक्षक हेनरी लुइस विवियन डोरोजियो में कट्टरपंथी विचारों को बढ़ावा दिया और अपने छात्रों को सभी अधिकारों पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया के रूप में जाने लगा और छात्रों ने परंपरा और रीति रिवाजों पर हमला किया। महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया गया। तो कौन सा अभियान चलाया गया था? तो युवा बंगाल आंदोलन जो है अभियान चलाया गया था। कौन सा? युवा बंगाल आंदोलन अभियान चलाया गया था। इस प्रकार मैंने आपको दोनों वीडियो में आपको 50-50 करके 100 प्रश्न करवा दिए। कितने? 100 प्रश्न करवा दिए। और 100 प्रश्न क्या है? ये PYQ है। इसके पहले मैं आपको प्लस 160 प्रश्न भी करवा चुका हूँ। तो टोटल आपके लगभग 300 प्रश्न हो जाएंगे। आप वो वाला वीडियो देख लीजिए और ये वाला भी वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और अगर आप पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स आदि से पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल विजिट करके भी पढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।